हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काईनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग टेंथ के ज्योग्राफी को करेंगे, जो कि सीबीएसई का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। ठीक है, ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जो है फर्स्ट पहले ही कंप्लीट कर रखा है। इकोनॉमिक्स का भी चैप्टर मैंने कंप्लीट कर रखा है, और अगर देखा जाए तो हमने सिविक्स का भी कर रखा है जो पॉलिटिकल साइंस होता है, और हमने हिस्ट्री का भी कर रखा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा, ताकि जो आप लोगों का एक जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा कंप्लीट हो सके। और अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप पर जा सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप जो है उस पर आस्क कर सकते हैं कि हाँ सर, मेरे को ये पर्टिकुलर चैप्टर का पीडीएफ जो चाहिए, जो जिस तरीके से आपने पढ़ाया है, ठीक है, तो वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि आखिरकार हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। और 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा 20 मिनट्स में, ताकि आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लोरा एंड फाउना इन इंडिया, हमारे देश में फ्लोरा एंड फाउना का क्या एक तरीके से कहाँ कहाँ किस तरीके से पाया जाता है कि डिप्लीट, मतलब जो हमारा स्पीसीज है जो हमारे देश में या ऑल ओवर द वर्ल्ड में स्पीसीज जो हैं, जो धीरे धीरे वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए या फिर बर्ड्स हो गए, तो वो सब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, एक तरीके से एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर स्पीसीज क्लासिफिकेशन की, स्पीसीज को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया अलग अलग चीज़ों में, ठीक है। फिर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, कि हमारे देश का जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वो किस तरीके का वहाँ पर रिसोर्स पाया जाता है, या वहाँ पर कौन से वाइल्ड एनिमल्स हैं, या फिर फॉरेस्ट जो है उसको किस तरीके से कंजर्व किया जाए। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट भी देखेंगे कि कौन कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं और कैसा वाइल्ड लाइफ रिसोर्स हमारा है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, हमारे देश में वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जाए, कंजर्व मतलब बचाने के बारे में बात किया गया। उसके बाद कम्युनिटी और कंजर्वेशन की, एक कम्युनिटी जो है, जो भी फॉरेस्ट को एक तरीके से पहले सेफगार्ड करता था, अब वो कम्युनिटी जो है वो उसके आसपास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उन सब सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। तो पहला स्लाइड आप देख सकते हैं फ्लोरा एंड फाउना के बारे में, कि हमारे देश में फ्लोरा एंड फाउना। तो अगर देखा जाए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हिसाब से, तो हमारा जो देश है वो वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री है। अगर देखा जाए हम लोग बायोलॉजिकल, क्योंकि हमारा देश एक इकलौता ऐसा देश है, या फिर एशिया, जो एशिया में जितने भी सारे देश आते हैं, लगभग लगभग वहाँ पर जो होता है वो समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, और एक तरीके से जो रेनी सीजन है, वो सब चारों सीजन जो है वो पाया जाता है। इसीलिए हमारे देश में जो है वो डाइवर्सिटी जो है और ज़्यादा अच्छे तरीके से, कि सारे तरीके के जो फ्लोरा हैं और सारे तरीके के जो फाउना है वो सब सारे पाए जाते हैं। फ्लोरा क्या होता है भाई? तो फ्लोरा क्या होता है? प्लांट लाइफ, जितने भी प्लांट लाइफ हैं, जो भी प्लांट उगते हैं पानी में, ठीक है, अकरिंग पर्टिकुलरली रीजन और टाइम, मतलब जो भी प्लांट्स हमारे देश में उगते हैं ज़मीन पर, ठीक है, चाहे वो पानी पर, तो वो किसके अंदर आता है? फ्लोरा। और जितने भी एनिमल्स हैं, फाउना, फाउना इज ऑल द एनिमल्स लाइफ, कि जितने भी एनिमल का जीवन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाउना। तो फाउना किससे रिलेटेड है? एनिमल से रिलेटेड है, पहली बात तो ये बात याद रखिएगा। और जो एक तरीके से जो फ्लोरा है वो एक तरीके से प्लांट्स, जो लिविंग प्लांट्स हैं उससे रिलेटेड है। तो ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। इसीलिए जो हमारे देश का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो और भी अच्छे तरीके से, अगर बोला जाए वर्ल्ड्स टोटल कंटेन अ वास्ट वैरायटी ऑफ स्पीसीज, उसमें से 8% जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे देश में पाया जाता है। अगर 100 टोटल स्पीसीज हैं पूरे विश्व भर में, मतलब वर्ल्ड में, तो उसमें 8%, मतलब जो 8 स्पीसीज हैं वो हमारे देश में पाए जाते हैं। एटलीस्ट 10% ऑफ द इंडिया रिकॉर्डेड ऑफ वाइल्ड फ्लोरा, और उसमें से जो 10% है वो वाइल्ड फ्लोरा है, मतलब जो वाइल्ड प्लांट्स हैं, और 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर थ्रेटेड, और उसमें से जो एक तरीके से बोला जाए 20% जो मैमल्स हैं उसमें भी थ्रेटेड हैं, मतलब जो लिविंग एनिमल्स हैं उसमें मान लो कि 100 एनिमल्स हैं, उसमें से 100 प्रकार के एनिमल्स हैं, उसमें 20% मतलब 20 मैमल्स जो हैं वो एक तरीके से अभी भी खतरे की घंटी में हैं, तो मतलब जो धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत सोचने वाली बात है फ्लोरा और फाउना के बारे में, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आप लोगों को याद नहीं रखना है। अब अगर देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, मतलब IUCN के लिस्ट के हिसाब से, तो वाइड वैरायटी ऑफ स्पीसीज जो है क्लासीफाई किया गया है। कितने तरीके के स्पीसीज होते हैं? तो एक पहला होता है नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज जैसे कि कैटल, साल का ट्री हो जाता है कैटल, जो एक तरीके से सिप जैसा है, पाइन ट्रीज होता है, या रॉडेंट्स, तो ये सब सारे नॉर्मल स्पीसीज हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होगा? जैसे ब्लैक बग्स, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस,
तो ये एक तरीके से क्या इंडेंजर्ड हैं, जो कि खतरे के घंटे में हैं, ठीक है। वल्नरेबल जो कि लगभग बहुत कम है, मतलब एक तरीके से वल्नरेबल है, मतलब बहुत कम दिखाई देते हैं। ब्लू शिप्स हैं, एशियाटिक एलिफेंट्स हैं या गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं, तो ये सब वल्नरेबल हैं। रेयर जो है एक तरीके से, तो वो कौन कौन है भाई, तो हिमालयन ब्राउन बियर है, फिर वाइल्ड एशियाटिक बफेलो है, फिर हॉर्नबिल, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा नागालैंड में, है कि नहीं। तो वो हॉर्नबिल जो है वो भी धीरे धीरे एक्सटेंट हो रहा है। क्लियर। एंडेमिक स्पीसीज कौन है, तो जो अंडमान टील है, निकोबार पिजन है, अंडमान वाइल्ड पिग है, मिथुन हो गया। मिथुन अगर आप लोगों ने मूवी देखा होगा भेड़िया, तो उसमें मिथुन नाम का एक बफेलो टाइप में रहता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, वो भी एंडेमिक स्पीसीज है। एंडेमिक मतलब एक तरीके से जो बीमारियों से जूझ रहा हो या फिर एक तरीके से खत्म होने के कगार पर हो या, और एक तरीके से एक्सटिंक्ट मतलब जो खत्म हो चुके हैं। तो एशियाटिक जो चीता है, पिंक हर्ट डक, तो ये सब सारे क्या है, जो खत्म हो चुके हैं, मतलब क्या, मतलब एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, एक्सटिंक्ट कर चुके हैं। तो ये सब सारी चीज़ों, ये क्लासिफिकेशन है 6 प्रकार के स्पीसीज का, जो कि आप लोगों को याद रखना है एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। चलिए, आई होप सो ये भी चीज़ कंप्लीट हो गया होगा। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, कि हमारे देश में जो है वो कैसे फॉरेस्ट को या फिर वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जाए। तो कंजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है, अगर देखा जाए, जो कि हम लोग अगर उसको कंजर्व करना है तो सस्टेनेबल यूज़ करना होगा हमें। सस्टेनेबल यूज़ कैसे होता है भाई, मतलब कोई भी चीज़ का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं तो उसको फ्यूचर, मतलब आने वाले समय के लिए एक तरीके से हम लोग बचा के चलें, और उनका ध्यान जरूर दें कि आने वाले समय में इनका क्या होगा, ठीक है। बोला जाए 6 द सस्टेनेबल यूज ऑफ द नेचर बाय द ह्यूमन, कि ह्यूमन का जो भी वाटर, एयर और सॉइल, मतलब 3 जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है किसी भी फ्लोरा और फाउना का, कि वाटर, एयर और सॉइल, ये तीनों जो है वो ह्यूमंस जो है वो एक तरीके से डिग्रेड करता चला जा रहा है। तो अगर ह्यूमंस सस्टेनेबल यूज़ करेगा इसको, मतलब सही तरीके से यूज़ करेगा, ऐसे यूज़ करेगा ताकि फ्यूचर में इसकी मतलब ये खराब ना हो, तो एक तरीके से वो जो फॉरेस्ट है या फिर वाइल्ड लाइफ है वो बच सकते हैं। इट हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वाटर, एयर और सॉइल क्या करता है, उसके जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को बेटर ग्रोथ देता है, और स्पीसीज को और उसको ब्रीड करने का मौका देता है। तो एक तरीके से अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको चाहिए, मतलब एक तरीके से जीन जो है वो बढ़ता चले और उसी तरीके से स्पीसीज भी इंक्रीज हो, तो उसके लिए क्या होगा कि वाटर, एयर और सॉइल का जो है सही तरीके का इस्तेमाल करना ह्यूमंस को बहुत ज़रूरी है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब सम स्टेप्स जो टेकन किया गया, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब सरकार भी बहुत सारे स्टेप्स इस पर लिए हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि इम्प्लीमेंट कब किया गया था, 1972 में, कि अगर कोई भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को मारते हुए पकड़ा गया या फिर उसका शिकार करते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ जो है वो सीवियर एक्शन लिया जा सकता है। तो सेवरल प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो भारत सरकार है, फॉर प्रोटेक्टिंग द स्पेशल एनिमल्स के स्पेशल एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात किया गया है, इंक्लूडिंग द टाइगर, कि टाइगर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। अभी हाल ही में देख रहे होंगे बहुत सारा जो टाइगर है हमने दूसरे कंट्री से मंगवाया है, ठीक है। फिर वन हॉर्न राइनासोरस, फिर काश्मीर टैग या फिर हंगूल, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल, ठीक है। एंड द एशियाटिक, देखोगे आप लोग जितने भी चिड़ियाघर हैं उसमें ये सब सारे जो हैं एक न एक जो घड़ियाल है या फिर क्रोकोडाइल के टाइप जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनको सेफ गार्ड करने के बारे में बात किया गया है। फिर एशियाटिक लायंस, तो ये सब सारे एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं, 1-2 ही बचे हुए हैं। तो एक तरीके से इसको सेफगार्ड करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप भी ले रही हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1991 में फर्स्ट टाइम प्लांट्स वेर ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग टू द 6 स्पीसीज, और 1991 में पहली बार जो है वो प्लांट्स को भी ऐड किया गया, कि हम लोग को प्लांट्स को भी सुरक्षित करके चलना होगा, प्लांट्स को भी कंजर्व करके चलना पड़ेगा, ताकि वो सही तरीके से डेवलप हो पाए और हमारे इन्वायरमेंट को सही तरीके से वो एक मतलब एक फ्रेश एयर प्रोवाइड कर पाए, और जितने भी कीटाणु वगैरह है उसको मार सके। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब उसी के तहत सबसे जो मेन प्रोजेक्ट हाल ही में जो है प्रोजेक्ट टाइगर का भी मतलब जो है उसको इनिशिएट किया गया था। वैसे तो इसे बहुत पहले ही ला लिया गया था, अगर देखा जाए इन 1973, जो एक तरीके से देखा जाए, अथॉरिटी रिलीज दैट टाइगर पॉपुलेशन हैड ड्विंडल्ड टू 1827 फ्रॉम द एस्टिमेटेड 55,000 एट अ टर्न ऑफ द सेंचुरी। क्या बोला गया
कि 1827 ही टाइगर बच गए थे, जो कि एस्टिमेट कितना किया था कि 55,000 टाइगर जो हमारे रहेंगे, लेकिन वो चीज़ क्या हो गया, एक तरीके से कम हो गया। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेजर थ्रेट क्या है टाइगर को, पॉपुलेशन और न्यूमरस। क्या हो रहा है, टाइगर पॉपुलेशन मतलब थ्रेट टू द टाइगर, पॉपुलेशन और न्यूमरस एंड सच अप्रोचिंग फॉर अ ट्रेड। बहुत सारे लोग थे जो जिन्होंने अब ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए उनका जो है वो शिकार करने लगे। श्रिंकिंग द हैबिटेट, डिप्रेडेशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीसीज, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनके घर, जो टाइगर के घर हैं या फिर जानवरों के घर हैं, वो धीरे धीरे छोटे होते चले जा रहे हैं। जैसे अगर देखा जाए वो कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, और जो सुंदरबन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर जो है टाइगर रिजर्व्स, जो टाइगर्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो लोग जो आता है जाके वहाँ पर मतलब टाइगर को देखने के लिए अब कितना पैसा खर्च कर रहे हैं कि नहीं। तो वो सब जैसे बंधवागढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, तो ये याद रखना है कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व है। जो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, और असम में मानस टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो केरला में। तो यहाँ पर ये सब सारे जितने भी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जहाँ पर टाइगर रिजर्व जो है वो हमारे देश में रखा गया, मतलब टाइगर को संरक्षित करने के बारे में बात किया गया, मतलब टाइगर को प्रोटेक्ट करने के बारे में यहाँ पर बात किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर जरूर याद करिएगा, इंपॉर्टेंट में से एक है। क्लियर। अब आगे आते हैं कि टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की कितने टाइप्स हैं, या फिर फॉरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, या वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर देखा जाए सबसे पहले होता है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, जिसका जो पूरा कंट्रोल रहता है वह गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। मतलब क्या, रिजर्व फॉरेस्ट आर द फॉरेस्ट रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। कि अगर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में बात किया जाए तो रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है कि भाई इसको प्रोटेक्ट करके चलना है। और यहाँ पर जो प्रोटेक्शन होता है वो बहुत अच्छे तरीके से सरकार के द्वारा दिया जाता है कि यहाँ पर कोई भी गलत एक्टिविटी ना हो सके, प्लांट्स और एनिमल्स पर, वहाँ पर पेड़ ना काटे जाएं या वहाँ के एनिमल्स पर जो है क्रूरता ना किया जाए। तो ये सब जो रिजर्व फॉरेस्ट है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रहता है ऑलमोस्ट द 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट ऑफ द इंडिया आर कम अंडर द, मतलब अगर 3 फॉरेस्ट है उसमें से एक जो फॉरेस्ट है, मतलब अगर मान लो 300 फॉरेस्ट टोटल है हमारे देश में, तो उसमें से 100 फॉरेस्ट जो है 1/3 जो है उसका 1/3 मतलब 100 फॉरेस्ट जो है उसको रिजर्व किया गया। और वो किसके अंदर आता है भाई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जो कि हर एक डिपार्टमेंट, आप स्टेट में भी देखोगे हर एक स्टेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है, जो कि एक तरीके से प्रोटेक्ट करके चलता है फॉरेस्ट को, ताकि कोई भी गलत एक्टिविटी वहाँ ना हो। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट हैं जिसको क्लासिफाई नहीं किया गया कि वो फॉरेस्ट प्रोटेक्ट फॉरेस्ट है कि रिजर्व फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट एंड द वेस्ट लैंड बिलोंग टू द बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी फॉल अंडर द कैटेगरी अनक्लास्ड फॉरेस्ट। जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट होता है वो एक तरीके से कोई इंडिविजुअल इंसान का भी हो सकता है, जिसने मान लो कि 2 एकड़ 3 एकड़ में उसने अपना जंगल लगाया, तो वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट हो गया। या फिर सरकार, जहाँ पर एक तरीके से सरकार ने भी कुछ नए नए ज़मीनों पर या गवर्नमेंट की ज़मीनों पर फॉरेस्ट वगैरह लगाया है, तो वो किसके अंदर आएगा, गवर्नमेंट के अंदर। तो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों का होता है। तो अगर देखा जाए रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर टू एज अ परमानेंट फॉरेस्ट। अगर देखा जाए रिजर्व फॉरेस्ट और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है वो परमानेंट फॉरेस्ट के बारे में, कि इसको कभी भी काटा नहीं जाएगा। इससे अगर मान लो कि बीच में जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बनाई जाती हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जाती है, लेकिन उसमें पेड़ वगैरह नुकसान किया जाता है, लेकिन वो पेड़ फिर से लगाया भी जाता है आसपास में। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर रोड जा रहा है, हाईवे जा रहा है, तो उसके अंदर जो है वो एनिमल्स के आने जाने का जो है वो जगह भी छोड़ा जाता है कि नहीं। तो प्रोड्यूसिंग, और इसको मेंटेन किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग अ टिम्बर एंड द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बहुत सारे लकड़ी वगैरह इसमें उसको सरकारी रेट पर बेचा जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसको प्रोटेक्टिव रीजन के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर देखा जाए रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से परमानेंट फॉरेस्ट, और जिसको प्रोटेक्शन देने के बारे में बात किया जाता है। अगर मध्य प्रदेश के बारे में देखा जाए तो हैज़ अ लार्जेस्ट एरिया ऑफ परमानेंट फॉरेस्ट। किसमें, मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा परमानेंट जो फॉरेस्ट है वो पाया जाता है। 75% जितना भी
हमारे देश में फॉरेस्ट है उसमें 75% जो परमानेंट फॉरेस्ट है उसमें से जो सबसे लार्जेस्ट एरिया है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में बल्क नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है यहाँ पर। वहाँ परमानेंट फॉरेस्ट अगर पूछेगा तो परमानेंट फॉरेस्ट कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 75%, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में और उड़ीसा में और राजस्थान में, ये सब सारे में क्या है भाई, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं। क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं। तो ये भी बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट में से एक है। क्लियर, आई होप सो ये चीज़ कंप्लीट होगा। अब जो होगा कम्युनिटी कैसे रिजर्व कर सकता है उसको, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपका इसमें से 4 या 5 नंबर का आएगा, 4 और 5 मार्क्स का। तो जितना मैंने बताया उतना ही काफ़ी है, ठीक है। फिर एग्जाम के समय में क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा, तब आप लोग देख सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एज वेल एज द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इज सो टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट। अगर देखा जाए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो एक सिग्निफिकेंट स्टेप्स है जो कि टेकन पीपल के द्वारा लिया जा रहा है। जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व विच आर सिचुएटेड इन राजस्थान, विलेजेस केम टू फाइट अगेंस्ट द माइनिंग एंड साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो एक जो सरिस्का टाइगर रिजर्व अभी मैंने बताया कि वो कहाँ पर है, राजस्थान में। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, माइनिंग एक्टिविटी हो रहा था। कहाँ क्या हो रहा था, माइनिंग एक्टिविटी। तो माइनिंग एक्टिविटी को बचाने के लिए वहाँ के आसपास के जितने भी विलेजेस हैं उन्होंने वो काम नहीं करने दिया कि हाँ भाई हम लोग यहाँ पर माइनिंग नहीं करने देंगे। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। देन वी कैन, तो हम लोग इस तरीके से जो कम्युनिटी है उन्होंने उसको सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है उसको प्रोटेक्ट करा है। तो हैबिटेट्स अबाउट 5 विलेजेस इन अलवर डिस्ट्रिक्ट, अगर देखा जाए 5 विलेजेस जो है अलवर डिस्ट्रिक्ट का, उसने क्या करा, राजस्थान वहाँ पर मतलब एक तरीके से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए धरना वगैरह दिया। और राजस्थान हैज डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड एज अ भैरवदेव धाकड़ या फिर सोनचूड़ी। तो सोनचूड़ी के नाम से बोला जाता है, सोनचूरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोनचूरी। 1200 जो हेक्टेयर है उसका फॉरेस्ट लैंड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर लोग भी अवेयर हो जाएं कि यहाँ पर एक्टिविटी नहीं होगा तो सरकार भी वो काम नहीं करा सकती है। अगर वो पर्टिकुलरली कोई भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो तो सरकार को या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो भी गलत काम कर रहे हैं अपनी प्रॉफिट के लिए, तो उसको एक तरीके से बचाने का काम कम्युनिटी के हाथों में भी है। तो आई होप सो ये भी चीज़ कंप्लीट होगा। उसके बाद आपने सुना होगा एक चिपको मूवमेंट के बारे में। चिपको मूवमेंट जो उत्तराखंड में हुआ था, हिमाचल में, उत्तराखंड में सॉरी, तो हिमालय रीजन में हैज सक्सेसफुल अटेम्प्ट इन द रजिस्ट्रेशन अगेंस्ट द फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन, कि जंगलों को काटा जा रहा था। उसके वजह से जो है चिपको मूवमेंट जो है बहुत फेमस हुआ था। यहाँ पर सारे लोग जो थे वो पेड़ के साथ चिपक गए थे और पेड़ को काटने नहीं दिया जा रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जो कि उत्तराखंड में हुआ था। और ये भी हिमालयन रीजन में जो फॉरेस्ट थे उनको काटा जा रहा था डेवलपमेंट के लिए कुछ, तो उनको नहीं करने दिया गया। फार्मर्स एज वेल एज सिटीजन ग्रुप लाइक अ बीज बचाव आंदोलन, और ऐसे बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उन्होंने बीज बचाव आंदोलन भी किया। जैसे कि इन तेहरू एंड नवदन्या केम टू शो द एडिक्वेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, ताकि जो उनके क्रॉप्स की प्रोडक्शन है वो बनी रहे और सिंथेटिक केमिकल्स वगैरह ज़्यादा उसमें यूज़ ना किया जाए, ठीक है। उसके बाद इंडिया ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी चलाया गया था, बहुत बारी चलाया गया, समय समय पर चलाया भी जाता है, ताकि जो फर्निश्ड किया सके लोकल कम्युनिटी को मैनेजमेंट के बताया जा सके कि भाई आप सॉइल, कौन से सॉइल में आप कौन सी खेती कर सकते हैं और जो है कौन सा प्लांट लगा सकते हैं, प्लांटेशन क्या कर सकते हैं। तो वो सब सारा भी जो है वो एक तरीके से इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा सिखाया जाता है टाइम टू टाइम। तो आई होप सो ये पूरा चीज़ जो कंप्लीट हो गया होगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो आप लोग इसको जरूर देख के चलिएगा, और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जरूर इस नंबर पर संपर्क करिएगा, ठीक है। अब आने वाले समय में मैं इकोनॉमिक्स का जो होगा नेक्स्ट चैप्टर, आई होप सो 3rd चैप्टर जो होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और शानदार तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।